एकदम सामने से मैंने मेरे तो लैपटॉप का वॉल पूरा चार्ट करके रखी है। सर फिजिक्स वाले सर भी ग्वालियर आ गए। नहीं कल आ जाएंगे। तो जैसे पीरियडिक टेबल है, आपको क्या लगता है कि कैसे स्टडी स्टार्ट हुई है, कैसे ये चीजें मिलनी स्टार्ट हुई है, कैसे इसको अलग करके रखा गया है? मतलब उनकी प्रॉपर्टीज के साथ। 3 से नहीं हो रही है? नो सर सर नहीं हो रही सर, नहीं हो रही। ओ सर नहीं हो रही। नहीं हो रही। स्टार्ट से नहीं हो रही थी क्या? सर नाउ सर स्टार्ट में हुई थी फिर बीच में बंद हो गई। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि जो पीरियडिक टेबल है आपके पास, उसको कैसे बनाया गया होगा? कुछ रिसर्चेस हुई होंगी। हाँ सर मैं बताऊं? सर बेसिकली सर बेटा पहले तो एक बच्चा बोलेगा यार, तो जबरदस्ती माइक ऑन करके मत रखा करो। अगर बताना है तो ही अपना नाम लेके बता सकते हो, मेरा नाम ये है मैं बताता हूँ। ऐसे नहीं कि हाँ बोलो सर उनके सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के हिसाब से उन्हें ऑर्गेनाइज किया गया है। नहीं वो तो हम पीरियडिक टेबल में बाद में अपने पढ़ेंगे, ऐसे वो तो उसके पीरियडिक टेबल में बाद में पढ़ेंगे कि कैसे उसको लिखा गया है, कैसे ये चीजें मिली हैं, कैसे चीजें मतलब अरेंज की गई हैं, वो तो अलग बात है, वो तो पीरियडिक टेबल के अंदर पढ़ेंगे। अभी पीरियडिक टेबल हमने स्टार्ट नहीं किया, अभी हम मैटर में बात कर रहे हैं। तो मैटर में कुछ एलिमेंट्स नाम का कुछ एक टर्म आता है। तो आपने इस पीरियडिक टेबल के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स देखे हैं, तो क्या इनकी क्वालिटीज एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, या फिर कैसे ये मिले होंगे एलिमेंट्स? क्या ये फ्री फॉर्म में रहते होंगे, क्या ये कंबाइंड फॉर्म में रहते होंगे, क्या ये प्योर हैं, क्या ये इम्प्योर हैं, या फिर क्या है इसके अंदर? क्या कुछ भी नॉलेज है किसी को जो प्योरिटी के बारे में इसके बताता है? हाँ बोलो सर मतलब एलिमेंट को अपन डिवाइड नहीं कर सकते सर, वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। अच्छा, तो क्या एलिमेंट जो प्योर होते हैं, क्या एलिमेंट जो प्योर होते हैं वो क्या प्योर होकर के ही हमें मिलते हैं? एटम से बनते हैं और सर वो इम्प्योर फॉर्म में मिलते हैं सर वो इम्प्योर फॉर्म में मिलते हैं। फिर क्या करते हैं? तो फिजिकल स्टेट अलग-अलग होते हैं केमिकल से या फिर सर फिर अपन वो केमिकल प्रोसेसेस से अपन उसको सर मतलब कंबाइंड फॉर्म सर वो और में मिलते हैं वैसे सर रिफाइंड। अच्छा, तो क्या सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे कुछ न किसी कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं? हो सर ऐसे जरूरी नो सर नहीं सर, कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते होंगे जो कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिलते। ऐसा एकदम प्योर में बताना जरा उसका क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है? सर उसके दोनों ऑर्बिट सर वो रिएक्ट नहीं करते सारे फुल हो उसके सारे। हाँ एग्जैक्टली, अगर वो एटम से बने होते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन। ठीक है सर जो लेस रिएक्टिव होते हैं वो पाए जाते हैं। ये सर जो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते, जैसे गोल्ड प्लेटिनम वगैरह कह सकते हैं अपन। ठीक है सर क्योंकि सर वो कंप्लीटली स्टेबल होते हैं ना। नहीं होता। हाँ बिल्कुल। देखो जो एलिमेंट ऐसे हैं जो प्रैक्टिकली प्योर होते हैं वो वही होते हैं जो रिएक्ट नहीं करते। जो रिएक्ट करते हैं वो किसी न किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में आते हैं और उनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। बाद में मेटलर्जी आती है 11th क्लास में, 10th क्लास में भी थोड़ा बहुत बताया जाता है। बाद में मेटलर्जी के बारे में पता चलता है कि मेटलर्जी का क्या होती है, हिंदी में उसको धातु का भी बोलते हैं। तो मेटलर्जी के अकॉर्डिंग हम उस एलिमेंट को जिस कंबाइंड फॉर्म में मिलता है, लाइक जैसे आप आयरन का कंपाउंड है तो मान लो वो आयरन ऑक्साइड्स में मिला है या फिर उसको आयरन सल्फाइड के फॉर्म में मिला है, अगर सल्फर कहीं पर ज्यादा है तो जैसे भी कंपाउंड फॉर्म में वो मिलेगा तो उसको क्या करेंगे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करके उसको हम एलिमेंट बनाते हैं। तो जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ना तो किसी न किसी मेटलर्जी के प्रोसेस से हम गो थ्रू करते हैं। तो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स फाइंड होते हैं। एलिमेंट्स जो होते हैं जो मिलते हैं या जो भी हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उससे, वो जब मिल करके आता है ना तो वो एक प्योर फॉर्म होता है, प्योर सब्सटेंस होता है और वो आप उसको सब डिवाइड नहीं कर सकते हो। आप अगर सब डिवाइड करने का मतलब समझ रहे हो आप? ये भैया और तोड़ भैया प्लीज म्यूट कर लो माइक यार, प्लीज म्यूट कर लो। मैं म्यूट कर दूंगा, फिर ऐसे मैं लिखाता चला जाऊंगा और लिखते चले जाओगे। सब डिवाइड मतलब उसको और तोड़ नहीं सकते। अच्छा, और तोड़ नहीं सकते का मतलब क्या होता है? अगर मान लो हम और पार्ट नहीं कर सकते। वेट, अगर मान लो हमने सोडियम का एक पार्ट ले लिया इतना बड़ा और हमने इसको ब्रेक किया, यार प्लीज म्यूट कर दो। तोड़ सकते और 4 पार्ट में ये डिवाइड हो गया। अभी इसके पास 1 2 3 4। सर आप म्यूट करके अनम्यूट कर दो, अपने आप ही म्यूट हो जाएंगे। अभी आ रही है आवाज? आ रही है ना? यस सर आ रही है सर। तो बेटा मान लो आपके सोडियम को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है? तो 4 पार्ट में अलग अलग पार्ट में मिल गया हमें मान लो, और चारों क्या होगा? चारों सोडियम होंगे। सोडियम ही होंगे सर, उनका केमिकली डिवाइड करना सोडियम में होंगे सर, क्योंकि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो चुका है सर। फिर मतलब
इससे ज्यादा थोड़ा सिंपलीफाई कर सकते हैं। जब तक वो होता रहेगा, मतलब वो अगर आप इसको और ब्रेक कर दोगे फिर भी जो मिलेगा एक कुछ ना कुछ बस सोडियम का ही पार्ट होगा। यस सर, सोडियम का ही पार्ट होगा। इसको आप सब डिवाइड नहीं करोगे। सब डिवाइड मतलब किसी दूसरे केमिकल सब्सटेंस में ये नहीं जाएगा, तो किसी दूसरे पार्ट में नहीं जाएगा, बस फिजिकली ये टूट जाएगा। बस आप इसके शेप को चेंज कर सकते हो, लेकिन आप इसको किन्हीं दो पार्ट्स में, किन्हीं दो चीजों में अलग अलग तरीके से डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो ये होते हैं नेचर चेंज नहीं कर सकते, उसका आप नेचर चेंज नहीं कर सकते, उसकी रिएक्टिविटी चेंज नहीं कर सकते, उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं एक पार्टिकल के अंदर, सर साइज और शेप छोड़ के कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। हाँ, तो वो क्या होगा, वो एक प्योर होगा। अच्छा, किसी को पता है कि कंपाउंड क्या होता है? यस सर। यस सर, दो What is it? टू एलिमेंट, mixture of elements. Two elements which are मैं बताऊं? हाँ, बोलो। सर सर मतलब जब दो एलिमेंट, दो अलग अलग एलिमेंट को अपन कंबाइन करते हैं केमिकल प्रोसेस से, तो फिर एक मतलब एक डेफिनेट रेशो, मतलब एक वेट के एक डेफिनेट रेशो से उसको कहते हैं अपन कंपाउंड। डेफिनेट रेशियो का क्या मतलब होता है? सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं सर? पहले तो बताना। Definite वेट व्हाट इज कंपाउंड, व्हाट इज डेफिनेट रेशियो, मतलब कैसे आप समझा सकते हो रेशियो को किसी कंपाउंड के अंदर? मैं बताऊं? और ये कंपाउंड क्या प्योर हैं, क्या इम्प्योर हैं? पहले सारे टर्म एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं लिखा दूंगा एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पहले सारी चीजें बताओ कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, पहले तो ये बताओ। सर प्योर सब्सटेंस, प्योर बेटा एक बच्चा अपना नाम बताए, पहले कोई नाम बताए अपना। सर आयुष शर्मा। या आयुष शर्मा बिल्डर। सभ्य शुक्ला। आयुष शर्मा सर एक सर इन केमिस्ट्री लैंग्वेज है होमोजेनियस सर। प्योर सब्सटेंस वो होता है जो एक सेम टाइप के नेचर से बना होता है, जो सेम टाइप के एलिमेंट से बना होता है, मतलब उसमें टू टाइप के एलिमेंट्स नहीं होते। जैसे उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनके नेचर सेम होता है। डेफिनेट एंड कांस्टेंट कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल। बेटा एक बच्चा बोल रहा है ना, मैं दूंगा मौका सबको। हाँ बेटा बोलो, क्या प्योर सब्सटेंस का क्या बोला? सर जो प्योर सब्सटेंस में एक ही तरह के एलिमेंट होते हैं और उनके नेचर भी सेम होते हैं। नेचर सेम होते हैं। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स? सर सिल्वर, ऑक्सीजन। अच्छा ठीक है। और क्या कंपाउंड प्योर सब्सटेंस होता है? Yes sir, compound is a pure substance. Yes Why? sir, compound। Sir, even though it is made up of two elements, but still it has a unique chemical property due to which it is a compound. It combines into a single element or atom we can बेटा चार बच्चों को बोलने की जरूरत नहीं, एक कोई बता यार, एक कोई बता दे बस। कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस, एंड इफ प्योर देन व्हाई प्योर? सर इट इज प्योर बिकॉज ये कितनी भी दो सब्सटेंस को मिला के तो बना है, पर केमिकल चेंज होने के बाद ये एक ही सब्सटेंस बन चुका है और उसी एक सब्सटेंस से इसने अपना पूरा बनाया है। तो हमारे प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन ये है, अगर कोई भी चीज एक ही टाइप के मटेरियल से बनी है देन इट इज प्योर। और सर कंपाउंड एक ही टाइप के मटेरियल से बने होते हैं तो वो प्योर होते हैं। बेटा देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे चारों तरफ मैटर। अच्छा, डेफिनेट रेशियो किसी ने बोल रहा था, डेफिनेट रेशियो का मतलब क्या होता है बेटा, कोई बता सकता है? सर मैं बताऊं? बेटा टर्म्स आते रहेंगे इसलिए बता रहा हूं। हाँ, डेफिनेट रेशियो का क्या मतलब? अगर वाटर है तो वाटर का डेफिनेट वेट अगर वाटर है तो वाटर का डेफिनेट रेशियो है, इसका मतलब क्या हुआ? सर मतलब वो जो अपन रेशो अरे यार एक बच्चा बोलेगा ना, बोल रहा हूँ, नाम बताओ। सभ्य शुक्ला। सब हाँ, शुक्ला जी बोलो। यस सर। तो सर डेफिनेट रेशियो का मतलब ये होता है कि हम किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर अमाउंट में डालें तभी कोई और सब्सटेंस फॉर्म हो। और जैसे हमने वाटर का एग्जांपल ले लिया, तो वाटर को हमें 1:8 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वाटर कंबाइन होने में 1:8 का रेशियो डालना पड़ता है, तभी वो वाटर कंबाइन होगा। सर तो किसी भी Anyone else? या कोई और बता सकता है व्हाट इज द डेफिनेट रेशियो इन H2O? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अगर कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल बता सकता है डेफिनेट रेशियो का? जैसे सर वाटर में डेफिनेट रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8 होता है। हाँ तो वाटर सर मैं बोलूं? नहीं, अगर मोल्स का रेशियो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बताओ, मॉलिक्यूलर रेशियो बता दो डायरेक्ट, कोई वेट पे जाने की जरूरत नहीं है। सर मेरा नाम अखिल है। मैं कह रहा हूं हाँ, यू कैन कि डेफिनेट रेशियो ये हुआ कि कोई भी दो सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंसेस
एक डेफिनेट अमाउंट में और उनका रेशियो हमेशा सेम रहे। जैसे कि आप अपना कार्बन डाइऑक्साइड का ले लो, उसमें आपका हमेशा रेशियो 3:8 आएगा। अगर मान लो 3:9 आ गया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कुछ और बन जाएगा। सर इसका मतलब ये है बेटा देखो, मतलब ये हुआ कि अगर मान लो मैं मॉलिक्यूल्स का रेशियो देखूं, देखो दो मॉलिक्यूल अगर हाइड्रोजन के हैं और एक मॉलिक्यूल अगर ऑक्सीजन का है, तो अगर मैं मॉलिक्यूल्स का रेशियो देखूं तो दो, अगर एटम्स रेशियो अगर मान लो, देखो मॉलिक्यूल रेशियो देखो, एटम मॉलिक्यूल बाद में कैलकुलेट करना बताऊंगा, कोई टेंशन मत लेना, लेकिन अभी जब एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा तब बताऊंगा। अब यहाँ पर 2:1 का रेशियो मान लो है, तो मान लो 2:1 का रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है, बेटा दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, तो बेटा ये 2:1 का रेशियो ये वाटर के बीच में है, चाहे ये बारिश का पानी हो, चाहे ये घर में निकलने वाला प्योर वाटर हो, चाहे ये कहीं किसी पेड़ पौधे से एक्सट्रैक्ट किया गया वाटर हो, चाहे कहीं का भी वाटर हो, किसी भी तरीके का वाटर हो, अगर वो वाटर है तो उसमें रेशियो 2:1 का ही होगा, मतलब वो डिफरेंट रेशियो में ही रहेगा। रेशियो कभी इसका H3O में चेंज नहीं होगा। H3O हो गया या फिर H2.10 भी हो गया ना, थोड़े डिफेक्ट की वजह से कभी कभी होता है, वो बात की बात है, लेकिन कभी अगर H2.10 भी हो गया ना तो वो वाटर कंसिडर नहीं होगा, वो कुछ वाटर का दूसरा पार्टिकल होगा या कुछ दूसरा नेचर का वो कोई कंपाउंड होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ, तो डेफिनेट रेशियो का मतलब बेटा Sir, वो can मिला you कहीं भी repeat? हो, कार्बन डाइऑक्साइड अगर है तो चाहे एटमॉस्फेयर में मिली हो वो कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे अपने कागज जलाया हो पेपर, उसके बाद निकली हो कार्बन डाइऑक्साइड, उसको आपने कलेक्ट करके चेक किया हो, कभी भी अगर आप चेक करोगे कार्बन डाइऑक्साइड तो उसका रेशियो, अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एटम का रेशियो देख रहे हो तो 1:2 का रेशियो ही होगा, 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन, वो उसमें एटम रेशियो चेंज नहीं होगा कभी भी। वेट में बात करना था, तभी किसी वेट ने बात करी थी, जो भी बताया था वेट के बारे में, या फिर जैसे उसका वेट लिखा था 6 का, उसका 12 था, उसका 32 था, उसके अकॉर्डिंग भी बता सकते हो, लेकिन ज्यादातर अगर एटम रेशियो की बात करें तो वो हमेशा और हमेशा सेम रहेगा। अच्छा, मैं बात करता हूँ हमारे तरफ, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं, लाइक मैटर के पार्ट्स में, तो बहुत सी चीजें ऐसे होती हैं जो कि प्योर होती हैं और बहुत सी सारी इम्प्योर होती हैं। तो इम्प्योर फॉर्मेट मैटर का और प्योर फॉर्मेट मैटर का दोनों होता है। अभी तक हमने क्या किया था, एक तरीके से मैटर को पढ़ा था, मैटर क्या होता है, मैटर के टाइप्स क्या होते हैं, मैटर की स्टेट्स क्या होती हैं, स्टेट कन्वर्जन्स क्या क्या होते हैं, लेकिन अभी हमें पढ़ना है कि मैटर जो मिलता है उसकी क्या क्वालिटी है, या मैटर को, एक पार्टिकुलर मैटर की क्वालिटी क्या है। मान लो कोई भी स्टेट का मैटर हम उठा के देखें तो उस मैटर के बारे में क्या हम सीख सकते हैं, क्या जान सकते हैं। तो मैटर में दोनों ही चीजें आती है, तो मैटर के बारे में अब हम पढ़ेंगे। अभी तक तो मैटर के नेचर के बारे में पढ़ रहे थे, क्या क्या कर सकता है मैटर, कैसे कैसे मिल सकता है मैटर, क्या क्या हो सकता है मैटर, कैसे कैसे अपने आप को चेंज कर सकता है मैटर, क्या टेम्परेचर लेगा, क्या प्रेशर लेगा, कैसे उसकी स्टेट कन्वर्जन होगी। तो हमने बहुत सी चीजें अभी तक डिस्कस की हैं, लेकिन अब हम आगे बात करेंगे उसके पार्टिकल्स के बारे में। तो हम सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन ही लूं, तो मैटर बेटा दोनों तरीके से मिल सकता है, चाहे वो प्योर फॉर्मेट में हो चाहे इम्प्योर फॉर्मेट में हो। वो मेटल्स या वो मैटर जो कभी रिएक्ट करते हैं या जो किसी मिक्सचर के साथ आते हैं, उसमें तो पहली बात तो मिक्सचर हो सकता है कभी कभी, अगर मान लो प्योर सब्सटेंस भी है, तो प्योर सब्सटेंस जब बनाया जाता है तो जनरली उसको कहीं ना कहीं से एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है, मतलब उसको मेटलर्जी के प्रोसेस के थ्रू ले जा करके उसको एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है, क्योंकि मोस्टली जो मेटल एलिमेंट होते हैं या जो नॉन मेटल होते हैं या जो पार्टिकल्स होते हैं आपके जो पीरियडिक टेबल में है, मोस्टली रिएक्टिव होते हैं। नीचे वाले में रेडियो एक्टिव भी कुछ ना कुछ रिएक्शन करते हैं, वो स्वतः विघटित होते रहते हैं, उनमें भी डाउनफॉल्स होते हैं, बहुत उनमें वेट लॉस होता है, बहुत सी चीजें आती हैं आपको पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन हम उनको एक्सट्रैक्ट करके एक प्योर फॉर्म में, हम पीरियडिक टेबल जो हमने रखा हुआ है वहां पर वो प्योर फॉर्म में रखा हुआ एलिमेंट, लेकिन उसको हमने कहीं से निकाला हुआ है क्योंकि उनके पास रिएक्टिविटी थी, इसीलिए उसने दूसरों के साथ रिएक्शन करा। बेटा प्लीज यार, जब फ्लो चल रहा हो तो मत रोका करो यार, म्यूट कर दो मैं एक मिनट। सर निकुंज अग्रवाल। सर अभी म्यूटेड। तो बेटा प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस दोनों की बात करेंगे, और प्योर सब्सटेंस में क्या क्या आएगा, इम्प्योर सब्सटेंस में क्या क्या आएगा, कौन कौन से मैटर्स होंगे, उनकी क्या स्टेट्स में कन्वर्जन होने के बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं, रिएक्शंस भी हम थोड़ी बहुत बात करेंगे अगर आएंगी तो एक एक चीज हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले तो आप लिखो चीजें कि एक प्योर सब्सटेंस क्या होता है और एक मैटर जो होता है फाइंड कैसे होता है। जनरली matter exists
in more than one component. एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि हम प्लास्टिक्स ले सकते हैं, टेबल्स ले सकते हैं, वुड्स ले सकते हैं, उसके बाद सॉइल्स ले सकते हैं, रॉक्स ले सकते हैं। तो उसमें बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। मैटर जो भी आपके पास होगा उसमें बहुत से डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज होंगी, ठीक है। जैसे वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, गैस में कुछ भी ले सकते हो। जैसे गैस में जैसे मान लो नाइट्रोजन आएगी तो कंबाइंड फॉर्मेट भी आएंगी, तो कंबाइंड फॉर्मेट में भी डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज होंगी, तो वो एक से ज्यादा क्वालिटी में मिलती है। तो जनरली एंड वी डिवाइड मैटर इन 2 टाइप। पहला प्योर सब्सटेंस, और दूसरा मिक्सचर। जब एक ही तरह की चीजें हो, सिमिलर क्वालिटी रखता हो और उसमें चेंजेस ना किए जा सके और वो शुद्ध हो। अरे यार प्योर का मतलब तो हर कोई जानता हो, वो सिमिलर तरीके से हो और जो भी फॉर्मेट हो उसका वो सिंपल हो, उसमें कोई भी दूसरी चीजें मिक्स ना हो, बिहेवियर चेंज ना हो, स्टेट्स चेंज ना हो, वो एक तरीके का प्योर सब्सटेंस होता है। मिक्सचर जो होता है, अगर एक से ज्यादा चीजें मिली हुई होती हैं तो उसको हम कहते हैं मिक्सचर्स। ज्यादातर हमारे तरफ चारों तरफ जो चीजें मिलती हैं वो मिक्सचर फॉर्मेट में होती हैं या फिर कंबाइंड फॉर्मेट में होती हैं, एक या एक से ज्यादा चीजों से मिलकर के बनी हुई होती हैं। जैसे हम मान लो निकाल करके स्टार्ट करते भी हैं, लेकिन उनका स्टार्टिंग जो उनका जनरेशन होता है, जो जहां पर वो जनरेट होती हैं, वो कैसे होती हैं, वो एज ए पार्टिकल ऐसे होती हैं जैसे वो किसी के साथ कंबाइंड स्टेट में फॉर्म्ड हो। जैसे मान लो आयरन है, तो आयरन की Fe हो सकता है इसके पास सब्सटेंस, Fe2O3 के साथ मिल सकता है। अब अगर नाइट्रोजन है तो मान लो ये नाइट्रोजन N2O5 के साथ मिला हो, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, या नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन N2 नाइट्रस ऑक्साइड, तो बहुत सी चीजें अलग अलग मिल सकती हैं। तो इसके सारे सारे नाइट्रोजन के कंबाइंड फॉर्मेट जो ऑक्सीजन के साथ हैं वो हैं। अब नाइट्रोजन को फाइंड करने के लिए और भी मेथड्स हैं जहां पर हम नाइट्रोजन को मिल सकती है। और जैसे कॉपर है तो मान लो कॉपर है तो कॉपर को Cu या Ps2 जैसे कॉपर पायराइट है, और CuS में भी मिलता है ये, और ऐसे ऐसे डिफरेंट सब्सटेंस के साथ मिल सकता है। इनसे हम क्या करते हैं, इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जनरली आप जब फाइंड करोगे तो आपको ऐसा नहीं होगा कि कोई जैसे कॉपर है तो कॉपर एक सिंपल फॉर्मेट में कॉपर अकेले मिल जाएगा, तो किसी न किसी के साथ वो कंबाइंड फॉर्म में होता है, उसको बाद में हम निकालते हैं, ठीक है। और निकाल करके उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हम यूज करते हैं मेटलर्जी का। बेटा चैट में कौन लिख रहा है सर? ऑल केमिकल्स आर प्योर सब्सटेंस। बेटा बात करेंगे केमिकल्स के बारे में, बात करेंगे, धीरे धीरे बात कर रहे हैं। प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, उनकी क्वालिटीज को पढ़ो, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सबसे पहले पढ़ते हैं प्योर सब्सटेंस। पहली बात तो क्लासिफिकेशन ही कर लो, पहले पता चल जाए कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में सबसे पहले मैटर को पढ़ाओ। यस बेटा, व्हाट इज हैपनिंग? हाँ बेटा बोलो, आयुष शर्मा, व्हाट इज हैपनिंग? सर जो आपने ऊपर लिखा है FPN FES, ये किस चीज के एग्जांपल हैं? क्या जो आपने ये एग्जांपल्स लिखे हैं ये क्या है? बेटा जैसे मैंने बोलने की कोशिश की थी कि इसे आयरन को फाइंड करना है,
आयरन ऐसे डायरेक्टली आपको सॉइल के अंदर मिट्टी में, ऐसे आपको लगता है कि मिट्टी में आयरन मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। वो क्या करता है, वो किसी न किसी के साथ रिएक्ट करके ऑलरेडी, मैंने जैसे एक एलिमेंट, एक कंपाउंड लिखा FeS, ठीक है, तो ये आयरन सल्फाइड हो गया। अब जैसे ये Fe2O3, ये क्या होता है, कोई बता सकता है? फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड भी बोल सकते हो। अब जैसे नाइट्रोजन के कंपाउंड मिल सकते हैं, नाइट्रोजन से निकाल सकते हैं उससे हम। कॉपर का कुछ कंपाउंड फॉर्मेट मिल सकता है जो कंबाइंड फॉर्मेट में होगा और उसको हम एक्सट्रैक्ट करके निकालेंगे। तो कोई ना कोई एलिमेंट, जो भी एलिमेंट आपके साथ में होगा, अगर वो रिएक्टिव है और जनरली अगर वो फाउंड किया जाता है कहीं पे भी, तो ज्यादातर वो प्योर नहीं होता, वो इम्प्योर होता है। उसको हम निकाल करके, हाँ ये बोलते हैं कि एलिमेंट प्योर है, क्योंकि एलिमेंट हम निकाल करके एक्सट्रैक्ट करके बात करते हैं। जब भी हमारे पास, जैसे हमारे पीरियड में जो एलिमेंट है उनको हमने निकाल करके उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ा है, आयरन का एक अलग नाम दिया है। अब जैसे मान लो हमने स्कैंडियम का एक अलग नाम दिया है, सोडियम का, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका हमने एक अलग नाम दिया है, मतलब हमने उसको एक्सट्रैक्ट करके एक तरीके से उसको उस सीरीज में रखा है, तो एलिमेंट्स जो हैं वो प्योर फॉर्मेट में मिल रहे हैं। चलो एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके, लेकिन अभी तो ये पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। क्या आप बता सकते हैं कोई मैटर कितने टाइप के होते हैं? दो तरह के प्योर एंड मिक्सचर, और एक मिक्सचर, टू टाइप्स, प्योर एंड प्योर सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं? प्योर सब्सटेंस दो टाइप के एलिमेंट और कंपाउंड। बेटा 6th क्लास में भी है ये, पता है? सर ये तो पढ़ी पढ़ाई चीजें। सर मिक्सचर भी दो टाइप के होते हैं, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। सर होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। लिख लो। Sir, what is the meaning of homo and hetero? Beta, I'll be telling you everything. No need to be smart. I'll tell you everything, beta. होमो is the short form of homogeneous. बेटा सब बता देंगे। होमोजेनियस इज होमो, अरे अच्छा वो बोल रहे हो कि होमो का मतलब क्या है? हाँ Sir, homogeneous and heterogeneous है ना? अरे लिखो यार। Yes, but what is the meaning of homo and hetero? सर ने Homogeneous बोला मतलब uniformly mixed Sorry यार, होते हैं। sorry. Heterogeneous जो ununiformly mixed। I'm really sorry. Sir, and रुको यार, Sir, please. रुको। Sir, please mute everyone. कौन? है क्या उनको कोई? स्टूडेंट है? कौन सी क्लास में? कोई क्वालिटीज बताएगा? व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? यस सर। बोलो। The pure substance is a substance which only consists of one type of matter. Sir, One जिसमें type of definite atoms and molecules. इसमें definite ratio. set of property है। हाँ उनकी प्रॉपर्टीज एक तरह की होंगी, कोई मतलब डेफिनेट पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज। और सर हम लोग उसे फिजिकल चेंज करके उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, और Sir, it is a proper set of properties and it is different from others. कैसे different from others? So pure substance is only made up of a single matter.
सबसे बड़ी बात तो होमोजीनियस होगा। होमोजीनियस का मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन। सर यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब सर यूनिफॉर्म मतलब उनके सर सर मतलब सर जो जो भी हम सर मिला कोई रहे हैं डिफरेंस सर, ना तो रहे वो सॉल्यूशन में। हाँ सर जैसे हमने कोई चीज कोई चीज मतलब पानी में मिलाई है, अगर वो पूरी तरह मिल जाती है और कुछ मतलब बिल्कुल डिफॉल्ट हो जाती है उसमें, तो उसको होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। और हेटेरोजेनियस मिक्सचर मतलब फिर अगर हम रेत को पानी में मिलाते हैं फिर वो फिर नीचे फेडल हो जाती है, वो पूरी तरह मिलती नहीं है, फिर सर वो उसको मतलब हेटेरोजेनियस मिक्सचर सुनो कहते हैं। सुनो 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 छोड़ो एक दूसरे मिल सकते। छोड़ो। अगर मैं इसको प्रैक्टिकली अगर बताऊं, अगर मान लो एक लिक्विड की बात करूं, एक कंटेनर की बात करूं, और आपने इसमें यहां तक मान लो लिक्विड भर रखा है, ठीक है, ध्यान से सुनना। मान लो इस पॉइंट तक अगर लिक्विड भर रखा है, ठीक है, दूसरे कंटेनर की बात कर लेता हूं, यहां पर भी अगर लिक्विड यहीं तक भरा हुआ है, ठीक है, अगर मैं कोई पार्ट इसका उठाऊं और मैं बोलूं कि इस वाले पार्ट के अंदर बात करते हैं, यहां पर कुछ एक इतने पार्ट की बात करते हैं, फिर मैं बात करूं इस पार्ट की, थोड़ा सा पार्ट उठाऊं यहां पे बात करूं, फिर थोड़ा सा पार्ट उठाऊं यहां पे बात करूं, मतलब मैं 3 जगह की बात करूं, ये फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है और थर्ड पोजीशन है। यहां पर जितने पार्ट 1 के अंदर लिक्विड आएंगे इसकी मैं बात करूंगा, इनकी बात करूंगा और इनकी बात करूंगा तीसरे नंबर की। मतलब अगर इन तीनों में सेम तरीके की सॉल्युबिलिटी आई, सॉल्युबिलिटी मतलब तो बता सकता है सर डिसॉल्व होने की कैपेबिलिटी। हाँ, डिसॉल्व होने की कैपेबिलिटी, सेम तरीके की सॉल्युबिलिटी आई। या तो मैं अभी तो मैं लिक्विड की बात कर रहा हूँ बेटा, इट इज नॉट ओनली फॉर लिक्विड, इट इज आल्सो फॉर सॉलिड एंड आल्सो फॉर गैसेस स्टेट। तो अगर मान लो सेम तरीके की सॉल्युबिलिटी आई या सेम तरीके का इसमें चेंज रहा, सेम तरीके की चीजें रही, तो बेटा ज्यादातर क्या होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर के पास सारी की सारी जो भी इसके पास क्वालिटी है, जो भी इसके पास सब्सटेंस है, पूरा पूरा इसमें सॉल्युबलाइज हो जाता है। अब अगर वो एक बार सॉल्युबिलिटी इसकी हो चुकी है पूरी पूरी, मान लो एक तरीके से होमोजेनियस मिक्सचर पे आ गया है, मतलब मिल चुका है ये, मतलब जिसने भी बोला यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब अगर यहाँ पर आपने कंपोजिशन देखा, यहाँ पर कंपोजिशन देखा और यहाँ पर कंपोजिशन देखा, तो कंपोजिशन यहाँ पर सिमिलर है, मतलब तीनों जगह पे चीजें सेम तरीके से चल रही हैं। अब अगर मैं यहाँ पर ऐसे बात करूं, अगर यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर इसके सेंटर पे कुछ और आ रहा है, यहाँ पर कुछ और आ रहा है, यहाँ पर कुछ और आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आधा लिक्विड आ रहा है, यहाँ पर कुछ और आ रहा है, मतलब कहीं पे मटेरियल्स दिख रहे हैं, कहीं मटेरियल्स नहीं दिख रहे हैं, तो उसका मतलब दिक्कत कहाँ पे है, मतलब सॉल्युबिलिटी में दिक्कत है ना। यस सर। यस सर। अगर सॉल्युबिलिटी में दिक्कत है इसका मतलब कि वो मिल नहीं पाया है सही से, और मिल नहीं पाया है तो वो कौन सा मिक्सचर है, हेटेरोजेनियस। तो हम इसको अगर इसके अंदर भी देखना चाहे ना, तो अगर हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं। अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो सॉलिड के अंदर भी सेम तरीके से चीजें होती हैं, सॉलिड के अंदर भी सेम तरीके की चीजें होती हैं। अगर मान लो हमने कुछ सॉलिड ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, अब इसका ये पार्ट है, अब ये होमोजीनियस मटेरियल तब रहा जब ए से चला बी पर सेम तरीके से खत्म हुआ, इसके बीच का स्पेस सेम रहा, इसके बीच के डिस्टेंस सेम रही, इसके बीच की जो लाइनिंग है वो सेम रही, सब कुछ सेम रहा। अगर वॉइड्स कहीं पे हैं तो वॉइड, अगर मान लो एक एक वॉइड है, यहाँ पर एक वॉइड है, यहाँ पर एक वॉइड है, वॉइड है, एक 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 वॉइड है। बेटा डीप में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई पूछे तो बता देना, वैसे तो डिफिनेशन लिखाना बहुत ईजी है। होमोजेनियस मिक्सचर जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन के साथ आते हैं, जो क्लास 6 में भी थी, जो क्लास 7 में भी थी और जो आज भी है। तो अगर उसको याद करना है तो याद कर लेना, और समझना है तो इसको समझ लेना। अगर कोई पूछे सॉलिड लिक्विड गैस में तो ऐसे भी इसको समझा सकते हो। तो अगर आप जैसे मान लो वॉइड्स हैं तो सिमिलर तरीके से वॉइड्स पूरी जगह पे हैं। तो बेटा अगर ये चीज होमोजीनियसली चल रही है, मतलब एक यूनिफॉर्म तरीके से चल रही है, तो इसका मतलब ये होमोजीनियस मटेरियल है। लेकिन अगर यही कहीं कहीं लाइन में वेरिएट कर रहा है, मतलब कुछ दूर तक तो सही जा रहा है, कुछ दूर तक यहाँ पर मान लो सही जा रहा है थोड़ी देर तक, अब फिर बीच में स्पेस ऐसे आ गया, ठीक है,
यस सर। उसके बाद फिर सही जाने लगा, ठीक है। 4 वॉइड्स आई, 1 2 3 4, 2 वॉइड नहीं आई, फिर 1 वॉइड आई, फिर 1 वॉइड नहीं आई, फिर 1 वॉइड आई, फिर 1 वॉइड नहीं आई। एक तरीके से ये क्या हो गया, होमोजेनियस नहीं है, एक तरीके से हेट्रोजीनियस नॉन यूनिफॉर्म तरीके से ये कंपोजिशन दे रहा है, यानी कि ये हेट्रोजीनियस मटेरियल में कंसिडर होगा। इज दैट क्लियर? इसको आप ड्रॉ भी कर सकते हो, तो दिक्कत तो नहीं किसी को? कुछ पूछना है? नो सर। व्हाट इज वॉइड? बेटा वॉइड मतलब होता है खाली स्थान। अगर बहुत सारे अभी तो सॉलिड स्टेट्स आएंगी तो आपको पता चलेगा वॉइड मतलब खाली स्थान। जैसे मान लो कोई मटेरियल बनाया गया है, तो अगर मान लो कोई लोहे का एक क्यूब है, ठीक है, ऐसे आयरन का अगर कोई क्यूब है, इस क्यूब के अंदर मान लो ऐसे क्यूबिकल फॉर्मेट है, अब आपको पता होगा बहुत सारी छोटे 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 मेटेलिक पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होगा, ठीक है। अब मेटल पार्टिकल में बहुत सारे जगह पे जो अरेंजमेंट होता है ना, ये सारा सिमिलर रहता है, पूरा अरेंजमेंट सिमिलर रहता है, लेकिन कहीं कहीं बीच में स्पेस खाली हो जाता है, वो उस थोड़ी सी डिफेक्ट को क्रिएट करता है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं वो वॉइड है। उसको डिफेक्ट भी बोलते हैं और वॉइड भी बोलते हैं। तो अगर डिफेक्ट आ रहा है तो डिफेक्ट सिमिलर आ रहा है, एज इट इज आ रहा है, हर एक लाइन के बाद डिफेक्ट आ रहा है, हर एक लाइन के बाद, और सेम जगह पे सेम पोजीशन में डिफेक्ट आ रहा है, मतलब कि उसमें कोई ना कोई एक ज्योमेट्री पॉसिबल है या कोई ना कोई ज्योमेट्री बन पा रही है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? होमोजेनियस। इसको क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस। इसी तरह से लिक्विड में भी कर सकते हैं, और इसी तरह से हम गैसेस, ये तो सॉलिड पार्टिकल की बात हो गई। गैस में सर कम रहता ना इंटरमिक्स, मतलब हाइड्रोजीनियस में गैस का क्या सर, गैस में हेट्रोजीनियस मिक्सचर होने की सर परसेंटेज कम रहती है ना? गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर रहते हैं, तो गैस के बारे में बात नहीं करते, ज्यादातर तो वो एयर के साथ मिक्स ही होता है। अब गैस में आपको पता भी नहीं चलता, आपके चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, डिफरेंट। हाँ बोलो सर। जैसे होमोजेनियस में सॉल्यूशन वो होगा जिसमें अगर हमने एक कटोरी में पानी लिया और एक कटोरी में शुगर डिसॉल्व की, तो अगर शुगर डिसॉल्व मतलब वो शुगर वाला हेट्रोजीनियस हो जाएगा ना सर, क्योंकि उसमें शुगर के भी पार्टिकल्स हैं। नहीं, ये तो नहीं बोला मैंने। डिसॉल्व होने के बाद अब आप ये चीज ऐसे समझ सकते हो कि आपने एक अभी ले लिया सैंड, ठीक है, अब यहाँ पर लिक्विड में आपने ले लिया शुगर, डिसॉल्व अगर हो रहा है इसमें, ठीक है। डिसॉल्व होने के बाद आप देखोगे इसके अंदर पार्टिकल्स कैसे रहेंगे, पार्टिकल्स इसके अंदर आपको दिखाई भी नहीं देंगे, विजिबल भी नहीं होंगे। अब अगर आपने सैंड को ले लिया लिक्विड के साथ, तो क्या करेगी? सैंड के पार्टिकल कैसे रहते हैं लिक्विड के अंदर, तो बता सकता है? अरे वो नीचे मतलब आ जाएंगे, कुछ नीचे आ जाएंगे, सेडिमेंट्स की तरह बैठ जाएंगे। कुछ नीचे सेटल हो जाते हैं, कुछ मूव भी करते हैं, कुछ सरफेस पे ही रह जाते हैं, जिनके पास कुछ स्पेस नहीं है, जिनके पास लाइट वेट है, तो सरफेस पे जाते हैं, कुछ इसके अंदर चले जाते हैं और कुछ नीचे बैठ जाते हैं। तो इनके पास जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होता। अगर आप कोई एक पार्टिकुलर स्क्वायर खींचो यहाँ पर और आप उसके अंदर अगर देखने की कोशिश करो, तो आपको बहुत ज्यादा वेराइटीज देखने को मिलेंगी इनके पास सॉल्युबिलिटी में, इसलिए उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। वैसे तो मिक्स्ड ही नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आप वैसे भी देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो अपने स्टैंडर्ड वे में, ठीक है। ड्रॉ कर तो फिर हम सॉलिड्स को देख के कैसे जज कर सकते हैं कि वो हेट्रोजीनियस है या होमोजेनियस? बेटा ये आपके बस की बात नहीं है कि आप किसी के सॉलिड को देख करके उसके अंदर डिफेक्ट बता लोगे, उसके अंदर आप जज कर ले जाओगे। हम तो उसे फिजिकली देखते हैं, फिजिकली समझ जाते हैं, चीजों को पढ़ते हैं, पढ़ के समझ सकते हैं। अगर आप बड़े साइंटिस्ट बन जाओगे तो मे भी आप देख सकते हो। ये तो ऐसे चीजों को देखा नहीं जा सकता, हाँ उसकी क्वालिटीज को चेक किया जा सकता है। अब अगर ये होमोजीनियस मिक्सचर होगा, होमोजीनियस मटेरियल होगा, जैसे मान लो कि कोई होमोजीनियस मटेरियल है तो उसमें यूनिफॉर्मिटी रहेगी तो स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी होती है। अब अगर इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है तो स्ट्रेंथ कम अच्छी होती है। तो ऐसे जज कर सकते हैं बस इसको हम, और ज्यादा चीजें बता नहीं सकते हैं, बस केवल क्वालिटी में बता रहा हूँ कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कब होगा। इतना डीप में जाने की जरूरत भी नहीं थी, चाहूँ तो लिखा दूं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आप लिख सकते हो इट इज ए होमोजीनियस मटेरियल, इट इज हैविंग ओनली वन काइंड ऑफ particles, it is having definite set of properties। सब कुछ पता है क्लास 6 से भी, आई डोंट थिंक कुछ बताने की जरूरत है, लिख सकते हो अगर राइट करना है तो। यस सर कर सर आप सर एक बार सर कॉलेज में तो सर आपने बताया सर होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस, सर आप एक बार फिर से बता सकते हो? वीडियो देखना तो पता चल जाएगा। ओके सर।
हाँ, तो हम बात कर रहे थे बेटा प्योर सब्सटेंस के अंदर। तो प्योर सब्सटेंस में कौन कौन से पार्टिकल्स थे, जैसे कि प्योर सब्सटेंस मतलब जो कि ओनली वन काइंड ऑफ मटेरियल होते हैं, हैविंग डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉपर्टी होती है। जैसे मान लो वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल में बहुत सारी चीजें होती हैं, इसके अंदर वाटर के बीच बॉन्ड है। मैं आपको बॉन्ड दिखाऊं अगर, तो अगर आप इसके अंदर की कंपोजिशन को देखना चाहते हो, तो वाटर है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड ऐसे बनता है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड ऐसे बनता है। ये वाटर के अंदर की बात बता रहा हूँ। अगर आप कंटेनर में कहीं वाटर लेके बैठे हुए हो और आप इसके अंदर अभी बात कर रहे हो कि वाटर का क्या शेप आ रहा है, ये तो समझ पा रहे हैं ना, OH2 क्यों लिखा है? हाँ सर, हाँ रेशियो के कारण। H2O एक्चुअली, और नंबर ऑफ, और यहाँ पर बहुत सारे OH2। ये मत समझ बैठना कि एक बीकर के अंदर अगर आपने वाटर डाला है तो इसका मतलब कि अगर 1 लीटर वाटर है तो एक H2O होगा। ये तो बिल्कुल मत समझ बैठना। अगर इतना तो सबको कॉमन सेंस होगा ही कि एक मॉलिक्यूल नहीं होता। और यहाँ पर हमने 7-8 पार्टिकल दिखाए हुए ना, 7-8 पार्टिकल यहाँ पर OH2 के दिखाए हुए हैं बेटा। ये बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा। एक आप छोटे से छोटे चम्मच के अंदर ना 10⁻20 मॉलिक्यूल होते हैं। तो आप ये समझ जाना कि कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे आप अगर कंटेनर में आप लेकर के चेक कर रहे हो इसको। तो वाटर की जो क्वालिटी होती है, अब ऐसे ही जो भी इनके पास बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन के बीच में, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आप आगे पढ़ोगे थोड़ा बहुत, उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन, पहले बात तो OH2 मॉलिक्यूल होता है, ऐसे शेप इसका बना हुआ होता है, ऐसे एक दूसरे के साथ अरेंज रहते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है इसके अंदर, बॉन्डिंग, अरेंजमेंट, फिजिकल स्टेट, हर चीज यूनिफॉर्म होती है। और इनके पास जो इनके पास कंपोजिशन होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर डांसिंग बगल अजीब हरकत कर रहा है। यार अजीब हरकत कर रहा है तो बाहर निकल जाए यार। नाम क्या है इसका? कैमरा खोल के उल्टा सीधा कर रहा है। क्या नाम है? आदित्य वर्धन सिंह बघेल। मत करो यार, अगली बार करोगे बाहर कर दूंगा यार, प्लीज मत करना। ठीक है, अब एक बार यार प्लीज फ्लो तो खराब मत किया करो, मैं देख लूंगा जो खराब जो गलत कर रहा होगा मैं देख लूंगा, कुछ बोला मत करो। यहाँ पर क्या है, अब सबसे पहले आपको यहाँ पर कंपोजिशन सबका OH2 है तो कंपोजिशन सेम रहेगा। इसके पास जो बॉन्डिंग होगी सेम रहेगी, एज इट इज रहेगी। अगर वाटर मॉलिक्यूल आपने लिया हुआ है, स्टेट लगभग सिमिलर रहेगी। अगर आपने एक रूम टेम्परेचर लिया हुआ है इसको, तो सारी चीजें अगर हम देखें तो एक तरीके से अगर प्योर सब्सटेंस है वाटर, तो प्योर सब्सटेंस क्यों है? क्योंकि इसके पास हर क्वालिटी क्या होती है, एक तरीके से यूनिफॉर्म रहती है, और इसके पास जो कंपोजिशन होता है यूनिफॉर्म होता है। वैसे मेटल ले लिया आपने, अब मेटल बेटा ये जैसे अभी Fe मिला था, Fe2O3 से, Fe2O3 से या फिर F2O3 या फिर से, या फिर कहीं से भी आपने अगर आयरन को एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, तो जो आयरन अभी है ना आपके पास, ये है एक प्योर फॉर्म में, और इसी को हमने रखा हुआ है पीरियडिक टेबल के अंदर। तो पीरियडिक टेबल के अंदर हम आयरन की बात कर रहे हैं, वो एक प्योर फॉर्म का आयरन है। उस आयरन के पास क्या क्वालिटी है, वो ना तो किसी मिश्रित फॉर्म में है, ना तो किसी कंपोजिशन फॉर्म में है, या ना जिनके साथ मिला है उनके साथ कुछ क्वालिटी उसकी हम शो करेंगे। केवल एज इट इज आयरन क्या बिहेव करेगा उसके बारे में ही बात करेंगे। तो अगर आपने आपके पॉइंट्स को मिलाएं यहाँ पर, तो इट इज हैविंग only one kind of particle. It is having definite set of properties and it is a homogeneous material. अगर मैं आयरन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूं और आयरन का एक क्रिस्टल लूं बेटा, ये अगर आप सॉलिड स्टेट की बात करोगे तो इसके अंदर क्रिस्टल्स होते हैं। अगर एक क्रिस्टल की बात करूं तो कुछ एक क्यूबिकल फॉर्मेट में आयरन का स्ट्रक्चर आता है। एक पार्टिकल अगर आयरन के मॉलिक्यूल से निकाल करके अगर मैं केवल एक पार्टिकल की बात करूं, तो ये आयरन के क्या केवल एक पार्टिकल है। अब इसके पास अगर आप इसके साथ साथ इसके पास जो डिफिनेट जो वॉल्यूम होगा, जो इसके पास शेप होगा, जो इसके पास क्वालिटी होगी, जो इसके पास बॉन्डिंग होगी दूसरे के साथ, वो हर जगह पे सिमिलर होगी। तो अगर मैं एक सीट ले लूं आयरन की इतनी बड़ी सी, या फिर कोई अगर बड़ी सी, ये तो बेटा इस सीट से निकल करके एक डॉट है ना सीट के अंदर, वो एक डॉट का ये रूप है। मतलब ये जो क्रिस्टल दिखाया गया है ये केवल एक क्रिस्टल है, इसको एक यूनिट सेल भी बोलते हैं, एक यूनिट सेल या फिर इसको एक क्रिस्टल बोलते हैं। ये केवल एक पार्टिकल है इस आयरन की सीट का। अगर मैं इस आयरन की सीट में पार्टिकल्स को व्यवस्थित कर दूं, तो यहाँ पर हमने तीनों प्रॉपर्टीज को, जो भी हमने तीनों चीजें लिखी हुई हैं, उन चीजों को हम एक तरीके से प्रूव भी कर सकते हैं कि और इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमने पहले यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज
होमोजीनियस मटेरियल, बेटा होमोजीनियस होने के लिए हमारे पास क्वालिटी क्या होनी चाहिए थी कि इसके पास जो भी चीजें आए वो एज इट इज रेगुलर एलिमेंट में रहे, अगर मटेरियल में देख रहे हैं, और जो भी क्वालिटी हम चेक करें वो हमेशा वो हर जगह पे सिमिलर मिले। तो पहली बात तो ये होमोजीनियस होगा, होमोजीनियस मटेरियल होगा और ऐसे बन करके आएगा जो मैंने पहले दिखाया। दूसरी बात आपको मैंने बताया था इट इज हैविंग ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। तो बेटा ये जो क्रिस्टल आपको मैं दिखा रहा हूं इसी तरह से सारे क्रिस्टल इसके एक एक करके होंगे और एक एक करके सारे क्रिस्टल सिमिलर ही रहेंगे। तो ये इट इज, इसका मतलब हुआ इट इज हैविंग ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। तीसरी चीज मैंने बताई थी इट इज हैविंग डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। अब अगर आप यहाँ का बॉइलिंग पॉइंट चेक करोगे, यहाँ का बॉइलिंग पॉइंट चेक करोगे तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा। यहाँ का मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ का मेल्टिंग पॉइंट चेक करोगे तो सेम होगा। यहाँ की प्रॉपर्टी, यहाँ की प्रॉपर्टी की बात करोगे, कोई भी दो पॉइंट उठा लोगे, कहीं भी दो स्क्वायर काट लोगे, उसके बीच का जो भी उसके बीच की प्रॉपर्टी आप चेक करोगे वो दोनों प्रॉपर्टी सिमिलर रहेगी। तो हमें इसी तरीके से हम तीनों प्रॉपर्टीज को हम बता सकते हैं और तीनों प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर डिफाइन भी कर सकते हैं। एक प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इसीलिए हम इसको एक एलिमेंट बोलते हैं। किसी को कोई दिक्कत आई? बेटा समझ में आ रहा है या बाउंस थोड़ा सा रीएक्सप्लेन करता आ रहा है। बेटा रीएक्सप्लेन के लिए तो एक बार वीडियो देख लेना, अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझने की जरूरत नहीं है आपको। ये वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना, ये डिफरेंट प्रॉपर्टी चेक करना, यूनिट सेल बनाना, क्रिस्टल बनाना, बट ये थोड़ा मतलब इतना आसान नहीं है। अगर नहीं आता तो मेरे को फोन कर सकते हो, बात कर सकते हो, और फिर भी नहीं आता तो बेटा फिर कोई इतना जरूरी नहीं है, जैसे मॉड्यूल में है वैसे ही पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, सर एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर क्रिस्टल का सर आपने ये एक पार्टिकल है पूरे बॉक्स का? बेटा ये जो एक क्रिस्टल बनाया ना ये मैंने क्यूबिकल फॉर्मेट में, इसका निकलने वाला एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल का शेप ऐसा होगा। और ऐसे डिफरेंट मतलब एक अगर छोटी सी सीट लोगे ना, एक अगर चम्मच ले लो आप, एक चम्मच उसमें बहुत सारे होंगे, इसके पास बहुत सारे, अगर आयरन का चम्मच है कोई, इसके पास बहुत सारे पार्टिकल होंगे, बहुत सारे, समझ रहे हो? तो पार्टिकल्स इतने ज्यादा होते हैं कि आप गिनती नहीं कर सकते ना। एवोगाड्रो नंबर बेटा वो भी नहीं है, मोल कॉन्सेप्ट आएगा बता दूंगा, अगर पढ़ा है तो फिर वो भी दिक्कत नहीं है। अगर 10 पढ़ोगे मोल कॉन्सेप्ट आएगा बताएंगे, नहीं आएगा तो फिर कोई बात नहीं। तो क्रिस्टल बेटा एक है ये, वेट करो क्या करना है। तो क्रिस्टल बेटा समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नो सर आगे समझ में। अगर नहीं समझ में आया तो इसी 3 पॉइंट को याद कर लेना, समझ लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर लिक्विड के बारे में समझना है थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि जगह जगह लिक्विड लिखा हुआ होता है, इसलिए आपको समझना थोड़ा इजी है। मैं मैटर पे बात कर रहा हूं तो मेरे को मैटर पे लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों की बात करनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको तीनों चीजें बता दी है। ठीक है, आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर लिख लिया? यस सर। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेता हूं, अगर करना है तो कैरेक्टरिस्टिक्स वैसे मैंने बता दी है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत जानना है तो लिख सकते हो पॉइंट्स के बारे में। और आपको अच्छा एग्जांपल तो पता चल गया ना, एग्जांपल तो नहीं बताना पड़ेगा। अरे कोई सा एग्जांपल ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड, NH3, कोई सा भी कंपाउंड ले लो, या फिर एल्युमिनियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, हाइड्रोजन ले लो, हीलियम ले लो, ऑक्सीजन ले लो, फ्लोरीन ले लो, कोई भी एलिमेंट ले लो, नियॉन ले लो, कुछ भी ले लो, सभी होते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है, समझ में आया? यस सर। यस सर। सर आपने नीचे CO2 वगैरह क्या बताया है? ये बेटा CO2 इज अ कंपाउंड, कंपाउंड क्यों प्योर सब्सटेंस होते हैं? आई विल टेल यू, एलिमेंट और कंपाउंड बताएंगे, टेंशन मत लो। और ये ये एलिमेंट है और ये कंपाउंड है, क्यों कंपाउंड प्योर है बताऊंगा, दिक्कत की बात नहीं है, टेंशन मत लिया करो यार, कोई चीज छोड़ के नहीं जाऊंगा। ठीक है, आज एक बच्चा मुझे कम से कम पूरी क्लास में, क्लास 6 में कम से कम उसने 30 बार मुझे बोला कि सेपरेटिंग फनल की डेफिनेशन लिखा दो, सेपरेटिंग फनल की डेफिनेशन लिखा दो, सेपरेटिंग फनल की डेफिनेशन। मैं बता रहा हूँ सेपरेटिंग फनल उसको बोलते हैं जैसे हम सेपरेट करते हैं चीजों को, अगर फनल को यूज करके हम सेपरेट कर रहे हैं तो उसको हम सेपरेटिंग फनल बोल रहे हैं। तो डेफिनेशन लिखाने की बात क्या है, तो मैंने फिर यहाँ से यहाँ तक की एक बड़ी सी डेफिनेशन लिखाई है और कम से कम उसमें होंगे 250 वर्ड। मैं कहा लिख लो फिर। ओ सर, तो बेटा फिर जरूरत नहीं है ना जिस चीज की, उसको मैं जो जरूरत आएगी मैं बताता जाऊंगा, टेंशन मत लो, मेरे को खुद पता होता है। सर आप खुद भी तो लिख सकते हो सर, आपने हिंदी में समझा दिया, आप इंग्लिश में खुद लिख लो। नहीं मैं लिखाऊंगा बेटा, ये जिम्मेदारियां हैं, करनी पड़ती हैं। ए प्योर सब्सटेंस इज होमोजेनस इन नेचर, लिखा दिया ऑलरेडी, नेचर लिख सकते हो, इसका प्रॉपर्टी लिख सकते हो। सर अब वाली डेफिनेशन नहीं तो आप ग्रुप पे भेज देना, हम अपने आप लिख लेंगे। क्या
बेटा नहीं कर सकता, 4 बच्चे आके कंप्लीट करेंगे, आई नो अबाउट दैट, नहीं कर सकता ये काम मैं। A pure substance is homogeneous in nature. लिखाना ही पड़ेगा तो लिख लो। A pure substance, वही चीज फिर से लिख सकते हो इसको। A pure substance has definite set of properties. These properties are different from the other properties and other substances. वही चीजें फिर से लिख सकते हो प्रॉपर्टी के अंदर भी। तो मैंने समझाने के लिए बताया हुआ था, प्रॉपर्टी में भी वही चीजें यूज होती हैं। आप अगर लिखना है तो ये चीज आप फिर से लिख सकते हो। इट इज हैविंग वन काइंड ऑफ पार्टिकल, इट इज हैविंग डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ही लिखाई थी, एक डिफिनीशन बताते हुए मैंने पहले प्रॉपर्टी बताई थी, उसके बाद ऊपर में समझाया था। तो आप चाहो तो प्रॉपर्टी में वही चीजें लिख सकते हो, और चाहो तो मैं लिखा दूं फिर से वही चीज कॉपी पेस्ट और आगे बढ़ जाता हूँ अगर इजाजत है तो। नो सर, सर लिख लिया सर। लिखा दीजिए। लिखा दूं? सर आप ऊपर वाली स्लाइड ही दिखा दीजिए इनको। सर ऊपर वाली स्लाइड दिखा दीजिए। सर ऊपर वाली स्लाइड का तो लिख लिया हमने। तो थोड़ी बहुत अगर आर्ट में यूज कर सकते हो, रुको एक मिनट। वही है, ऊपर वाली स्लाइड ही है, बस थोड़ा बहुत अपने हिसाब से चेंज करना। अरे रुको जरा, तो कॉपी पेस्ट कर दो। हाँ बिल्कुल 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 करूंगा। आज कुछ बच्चे आए थे ना, मैं बोला था कि लिखाए नहीं है इसने डिफिनीशन, शायद मैथ वाले सर को बोला था, इसलिए मेरे को लग रहा है कि लिखाना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है बेटा, यही लिख लो बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा प्योर सब्सटेंस के अंदर 2 चीजें आती हैं, एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा बंदा है जिसको एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में कुछ नहीं पता है। अगर कोई अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है दोनों टर्म तो प्लीज डिफाइन इट। I can do. व्हाट इज योर नेम? सस्ता शुक्ला। गुड बेटा, डिफाइन इट। सर एलिमेंट वो होते हैं जो कि किसी का केमिकल चेंज। इन इंग्लिश वो तो मैंने बता दिया पहले भी। इन इंग्लिश व्हाट इज एलिमेंट? आफ्टर दिस हाँ। Sir, elements are substances which are not formed by any chemical or physical change. They are pure substance, and because they are made up of only one kind of atom or molecule. बेटा एलिमेंट्स के अंदर कितनी फिजिकल स्टेट्स हो सकती हैं? क्या क्या हो सकती है एलिमेंट्स का? सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में एग्जिस्ट कर सकते हैं? नहीं आ रही है बेटा क्या एलिमेंट सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में एग्जिस्ट कर सकते हैं? सर एलिमेंट्स यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। और कंपाउंड? सर कंपाउंड भी कर सकते हैं। कंफर्म है ना? यस सर। ठीक है। सर कंपाउंड दोनों में कैसे होंगे? सर सॉलिड में सर एक्सेप्शन होगा। सर सॉलिड में एक्सेप्शन होगा। बेटा बताएंगे सब में एग्जिस्ट कर सकता है, बताएंगे। आगे बढ़ो, कोई और बता सकता है कंपाउंड की डेफिनेशन? सर डेफिनेशन ही सर मैं एग्जांपल बता सकता हूं, जो सॉलिड स्टेट का। क्या? अरे एग्जांपल नहीं चाहिए यार, जल्दी से बताओ डेफिनेशन, मेरे को आगे बढ़ना है। कैनेटेल नाम बताओ। सर आयुष शर्मा। आयुष जल्दी बताओ। Sir, a pure substance which is composed of 2 or more different elements combined chemically in a definite ratio by mass, such that it cannot be broken into elements only by chemical means, is called compound. Such that it cannot be break only by chemical means is called. तो फिजिकली चेंज कर सकते हैं उसको? नो सर। नो सर। सर एलिमेंट को हम केमिकली भी नहीं कर सकते। नहीं कंपाउंड को केमिकली आप चेंज कर सकते हैं, फिजिकली चेंज कर सकते हैं? सर केमिकली चेंज कर सकते हैं। सर केमिकली चेंज कर सकते हैं। पक्का? कर सकते हैं। यस सर। यस सर पक्का। टाइम हो गया क्या अभी? सर अभी 2 मिनट हो गया सर। देख के आना एक बार देख के आना, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं क्लास में यार? कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही? नो सर। कल पढ़ाएंगे एलिमेंट एंड कंपाउंड। हाँ कल पढ़ाऊंगा बेटा, जब भी आओगे नेक्स्ट क्लास में। कल है क्या नेक्स्ट क्लास? यस सर, सैटरडे को है। यस सर है सैटरडे। फ्राइडे नोट। यस सर सैटरडे संडे से दोनों दिन क्लास। सैटरडे संडे को। 10 मिनट पढ़ा दीजिए सर एक्स्ट्रा। अरे नहीं यार, नहीं कर सकता। दूसरी क्लास भी है सर। सर जिनको लीव करनी है फिर वो कर लें, और सर नहीं पूरा सबको लीव करना ही पड़ेगा। बाय बेटा। बाय सर। सर आप ही है मीटिंग। सर बाय सर।